अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सज्जनों और बेलियों। मैं हूं इज़हार अहमद और वेलकम करता हूं आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। और उम्मीद भी रखता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, अच्छे से कामों में खूब अच्छे से बिजी होंगे। नवंबर का ओवरव्यू। अभी कुछ नया नहीं चल रहा है मेरे गार्डन में, जो कुछ पहले था वही है। लेकिन चलिए कुछ पौधों के ऊपर आपको अपडेट देता हूँ, क्योंकि अभी तो नर्सरी सेटअप में बिजी हूँ, जिस वजह से अभी कुछ भी नया अपने गार्डन में नहीं कर पा रहा। क्या बात है? उन्होंने फोन नहीं उठाया तो ना इस्मा ने बता दिया ताई अम्मी होती है और ना हम चले। मैं आ रहा हूँ थोड़ी देर, दाम दिखाओ। वीडियो बना के लाती। अच्छा ठीक है, चलें जी। बुलावा भी आ गया, कहीं जाना पड़ेगा। बच्चों का कहीं ना कहीं जाने को तो मन करता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ओवरव्यू के ऊपर। ओवरव्यू के अंदर थोड़े से पौधों की आपको अपडेट देता हूं। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा अपने पॉली हाउस पर। बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि पॉली हाउस को आपने किस तरह बनवाया और इस पर कितना खर्चा आता है। तो सबसे पहले मैं बात कर लूँ, तकरीबन 5,500 रुपया मेरा इस पॉली हाउस के ऊपर खर्चा आया। लेकिन सबसे आसान तरीका आपको बताता हूँ कि आप किस तरह इसको बिल्ड कर सकते हैं। बल्कि बना बनाया आप ले सकते हैं। जहाँ से परिंदे मिलते हैं उस शॉप पर जाइए, वहाँ पर वुडन केज होते हैं, लकड़ी के बने हुए पिंजरे। सिंगल भी होता है, डबल भी होता है और 3 पार्टीशन वाला भी होता है। तो ये आप पर डिपेंड करता है। सिंगल पार्टीशन वाला मतलब एक खाने वाला लकड़ी का पिंजरा करीब 450 से 500 के बीच में मिल जाता है, जो कि करीब 2 फुट चौड़ा होता है और करीब 1.5 फुट गहरा होता है। और उसके साइडों पर जाली भी लगी होती है और एक छोटा सा दरवाज़ा भी बना होता है। तो आप उसकी चारों साइडों पर इस तरह का प्लास्टिक रैप कर दें तो आपका पॉली हाउस बन गया। 2 पार्टीशन वाला भी आप यूज़ कर सकते हैं, 3 पार्टीशन वाला भी आप ले सकते हैं। वो करीब 1200 से 1500 के बीच में मिलेगा। बस आपको प्लास्टिक के साथ उसको रैप करना पड़ेगा, तो आपका पॉली हाउस तैयार हो जाएगा। एनीवे, हाँ, एक और आइडिया है। जिस तरह ये आपको मेज़ दिख रहा है, इसको भी आप पॉली हाउस बना सकते हो। इसको चारों साइडों पर प्लास्टिक के रैप कर दीजिए और नीचे आप फर्श के ऊपर पौधे रख सकते हैं, तो भी ये पॉली हाउस का काम देगा। बहुत सारी टेक्निक आप यूज़ कर सकते हैं। आपके घर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जिसको आप पॉली हाउस बना सकेंगे। तो पॉली हाउस की मैंने पहले भी तारीफ़ की थी, सेपरेट वीडियो इसके अंदर बनाई थी और अब फिर थोड़ी सी करने वाला हूँ। पीनट की मतलब मूंगफली की मैंने सीडलिंग की थी। इसके ऊपर वीडियो बन रही है। एक सीड की जर्मिनेशन शुरू हो गई है, अभी बाकियों की रहती है। मैंने जेड प्लांट की बहुत सारी कटिंग्स लगाई हैं और इनके पत्ते भी लगाए हैं। देखेंगे पत्तों की ग्रोथ किस अंदाज में बढ़ती है। और हमारा अपशूट मनी प्लांट जिसके ऊपर मेरी वीडियो बन रही है, ये देखिए, पॉली हाउस के अंदर रखने के बाद में इसकी ग्रोथ काफ़ी अच्छे अंदाज से बढ़ रही है। ये देखिए, अपशूट नए पत्ते अब निकलना शुरू हो गए हैं, जो कि बहुत ही प्यारे लगेंगे। एक इसके पीछे ये निकल रहा है। ये मनी प्लांट अपशूट वाली वीडियो काफ़ी मतलब कि देर हो गई है इसको, क्योंकि जब मैंने इसको लगाया था और उसके फ़ौरन बाद में आपने खुद का काम करवाना था मैंने, इसलिए 3 दिन डायरेक्ट धूप पत्तों के ऊपर पड़ती रही, जिसकी वजह से बर्निंग आ गई थी। तो पॉली हाउस के अंदर रखने के बाद में अब इनके पत्तों की ग्रोथ भी स्टेबल हो गई और नए पत्ते भी आ रहे हैं। गार्डन की काफ़ी हद तक सफाई मैंने की हुई है और ये देखिए, अब आपको जो फर्श है वो काफ़ी नीट एंड क्लीन दिख रहा होगा। कोई भी गंद मौजूद नहीं है, क्योंकि बहुत सारे मेरे पौधे नर्सरी पर शिफ्ट हो चुके हैं। तो चलिए चलते हैं डिफिन बाकिया की तरफ। बहुत सारे लोगों की नज़र है मेरे डिफिन बाकिया की ग्रोथ के ऊपर कि क्या आपने जो इतनी बड़ी कटिंग लगाई थी उसकी ग्रोथ हुई या फिर नहीं। तो ये देख सकते हैं आप, इसकी ग्रोथ शुरू हो चुकी है। इसकी मैं रूट तो नहीं आपको दिखा पाऊँगा क्योंकि अब मौसम ऑफ हो गया है। इसका 1 नवंबर है और पतझड़ का मौसम भी अब शुरू हो रहा है, जिसकी वजह से अगर मैं इसको अभी से इसकी रूट दिखाऊंगा आपको तो प्रॉब्लम हो सकती है। मे भी इसकी ग्रोथ दोबारा से शुरू ना हो पाए। और ये देखिए, ये जब आपने देखा था ये बहुत ही छोटा था और अब ये भी पत्ता एक खिल रहा है, ये भी खिल गया। और एक छोटा सा ये है जो कि अभी बहुत ही छोटा है। मे भी इसकी ग्रोथ ना हो पाए क्योंकि अब मौसम ऑफ हो रहा है। सर्दी के दिनों में इसकी ग्रोथ रुक जाती है, कंप्लीट तो नहीं रुकती लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक स्लो रहती है। इसलिए मैं भी इसकी ग्रोथ शुरू ना हो पाए, मतलब ये पत्ता खिल ही ना पाए। पानी बहुत ही कम देना है, जब ऊपर वाला सरफेस एरिया ड्राई लगे तभी आप पानी दें। और कुछ हैंगिंग पॉट मैंने इस एरिया में ग्रिल के साथ लटका दिए हैं, क्योंकि अब सूरज की धूप की इनको ज़रूरत है। और जो हमने ऊपर शेड लगाया हुआ है जो कि ग्रीन नेट है, उसके ऊपर प्लास्टिक का
उसके ऊपर प्लास्टिक पॉलीथीन है और उसके ऊपर पैराशूट है। काफ़ी प्रॉब्लम भी मुझे फेस करना पड़ रही है इन 3 चीज़ों की वजह से, क्योंकि धूप जब आती है तो इन 3 चीज़ों से फिल्टर होकर फिर नीचे आती है, जो कि पौधों की ग्रोथ के लिए, हर पौधे की ग्रोथ के लिए अच्छी नहीं होती। बहुत सारे पौधे ऐसे हैं जिनको बहुत ब्राइट लाइट चाहिए और सूरज की डायरेक्ट धूप भी चाहिए, लेकिन मेरे पास कुछ ऐसे पौधे हैं जिनको ज़्यादा धूप अच्छी नहीं लगती और कुछ पौधे ऐसे हैं जिनको ज़्यादा धूप अच्छी लगती है। इसलिए मेरे लिए काफ़ी ये मैनेज करना मुश्किल होता है समटाइम, तो मैं पौधों की जगह चेंज करता रहता हूँ। तो इनको मैंने रख दिया है, ये आईवी वाइन्स हैं, इनको हैंगिंग पॉट के अंदर लगे हुए हैं। ये इनको मैंने ग्रिल के साथ रख दिया है। सुबह के टाइम मॉर्निंग की यहाँ पर धूप आती है। और ये भी सारे ये शकरकंदी के पौधे हैं। ओके, और सैचेजिया की मैंने कटिंग लगाई थी और इन दो पौधों को मैंने लिया और इन 2 गमलों के अंदर मैंने शिफ्ट किया। एक के अंदर 3 हिस्से मिट्टी और एक हिस्सा चारकोल है, मतलब कोयला। उसको बारीक करके मैंने मिट्टी के अंदर मिक्स किया। जिस तरह हम 3 हिस्से मिट्टी लेते हैं और एक हिस्सा गाय का गोबर, इसी तरह मैंने 3 हिस्से मिट्टी ली और एक हिस्सा कोयला लिया। और एक के अंदर नॉर्मली वही मिट्टी, 3 हिस्से मिट्टी और एक हिस्सा गाय का गोबर। दोनों के ऊपर मेरी वीडियो बन रही है कि क्या रिजल्ट मिलता है हमें कोयला यूज़ करने से। अगर अच्छा रिजल्ट मिलता है तो बहुत ही कमाल होगा। जब वीडियो कंप्लीट होगी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। और ये देखिए, जो 3 पौधे हमने खजूर के उगाए थे बीज से, अब ये और भी लंबे हो रहे हैं। और स्नेक प्लांट को मैंने कटिंग से ग्रो करने की कोशिश की, मतलब इनके पत्ते लगाए हुए हैं। इनकी रूटिंग जब शुरू हो गई तो वीडियो को कंप्लीट करके शेयर करूंगा। नवंबर का महीना शुरू हो चुका है और पतझड़ का मौसम भी साथ साथ में शुरू है और काफ़ी हवा में स्मोक भी पाई जाती है। आसमान के ऊपर जब देखा जाए तो काफ़ी धुंधलापन हमें दिखता है। ये स्मोक है, वो स्मोक जो गाड़ियों का धुआं और ईंटें बनाने वाला जो भट्ठा होता है उनका धुआं, फैक्ट्रियों का धुआं, सारा धुआं जाता है ऊपर आसमान पर, जिससे काफ़ी इकोसिस्टम में हमारे प्रॉब्लम भी हो रही है। ये स्मोक इंसानों के लिए भी बुरी है, मतलब जब हम सांस लेते हैं हमारे गले भी ख़राब होते हैं, हमारी आंखें भी ख़राब होती हैं और उनके साथ साथ हमारे पौधों के लिए भी ये ठीक नहीं है। बहुत ज़्यादा जब स्मोक पड़ती है, मतलब धुआं छाता है, धुएं के अंदर डस्ट होती है, मिट्टी होती है बारीक बारीक सी, तो पत्तों के ऊपर वो आकर गिरती है तो एक लेयर सी बन जाती है, जिसकी वजह से पौधों की ग्रोथ रुकने लगती है। क्योंकि आपको मालूम है पत्ते खुराक बनाते हैं धूप से। जब पौधों के पत्तों के ऊपर डस्ट जमा रहती है तो फोटोसिंथेसिस का अमल रुक जाता है, पौधे खुराक नहीं बना पाते, नए पत्ते जल्दी नहीं आते, जिसकी वजह से ग्रोथ रुकने लगती है। इसलिए नवंबर और दिसंबर के महीने में जब भी आप पानी दें तो पौधों के पत्तों के ऊपर स्प्रे ज़रूर किया करें, मतलब पानी का शावर ज़रूर किया करें, ताकि पत्ते भी फ्रेश हो जाएं, उनके ऊपर जितनी डस्ट है वो निकल जाए। मिर्ची के पौधे को तो बहुत सारी मिर्चें लगी और बहुत सारी मैंने उतार ली हैं और अब दोबारा से इसको फ्लावरिंग हो रही है, दोबारा से मिर्चें बनना शुरू हो जाएंगी। बहुत सारे पौधे मैंने नर्सरी पर शिफ्ट कर दिए थे जिनको काफ़ी हद तक मिर्चें वहाँ पर लगी हुई हैं। पतझड़ का मौसम शुरू हो चुका है। पैसीफ्लोरा वाइन, जिसको नीले रंग के फूल लगते हैं, अब इसके पत्ते आहिस्ता आहिस्ता पीले हो जाएंगे और उसके बाद में गिर जाएंगे। जब फुल ठंड होगी इसकी सिर्फ टहनियाँ बाकी बचेंगी, कोई भी पत्ता आपको नज़र नहीं आएगा, क्योंकि ये गर्म मौसम में ग्रोथ करता है। मतलब ये वाली बेल गर्मी के दिनों में ग्रोथ करेगी, सर्दी के दिनों में ग्रोथ रुक जाएगी, इसलिए इसको ज़्यादा पानी आपने नहीं देना। बहुत सारे पौधे ऐसे हैं जिनकी ग्रोथ रुक जाएगी सर्दी के दिनों में, जैसा कि बटरफ्लाई पी। इसने अच्छे तरीके से फ्लावरिंग भी की और उसके बाद में इसको फलियां भी लगी हुई हैं। ये देखिए, मटर की तरह इनको फलियां लगी हुई हैं। बहुत सारे मटर मैंने उतारे भी, बहुत सारे अभी लगे हुए हैं। जैसे जैसे ये पक जाएंगे, ये देखिए एक और भी पक गया, तो जैसे जैसे ये पक जाएंगे इनके अंदर से बीज निकाल कर भी हम दोबारा से ग्रो कर पाएंगे। ये देखिए इनके अंदर से कितने काले रंग के बीज निकल रहे हैं। ये बीज हम लगाएंगे तो हमारे पौधे भी बन जाएंगे। इनको इसी तरह जब सेल्फ ड्राई हो जाएं उसके बाद उतारिए और बीजों को निकाल के आप स्टोर कर सकते हैं। तो अब चलते हैं थोड़ा सा वेजिटेबल की तरफ। ये है वो टमाटो जो हमने सीड से ग्रो करने की कोशिश की थी, हम कामयाब भी रहे। ये देखिए इन 2 के ऊपर मेरी वीडियो बन रही है। एक को मैं लेकर चल रहा हूँ ऑर्गेनिकली और एक को लेकर चल रहा हूँ केमिकली। दोनों में क्या फ़र्क रहता है, ऑर्गेनिक से कितना फ़ायदा होगा और केमिकल से कितना फ़ायदा होगा, ये वीडियो के अंदर आपको सीखने में मिलेगा। ऑर्गेनिक में यूज़ कर रहा हूँ गाय के गोबर की या फिर कंपोस्ट की टी। 1 मुट्ठी ड्राई गाय का गोबर 5 लीटर पानी के अंदर डालकर मैं रख देता हूँ 24 घंटे के लिए और उसके बाद में मैं पानी देता हूँ। हर 5 से 7 दिन के बाद आपने ऐसा करना है। और जो केमिकली है उसके ऊपर तो नॉर्मली वही NPK ही यूज़ होगी। और ये देखिए वही शकरकंदी का पौधा थोड़ा सा और बड़ा हो गया है, इसकी ग्रोथ अच्छी होगी। इसके ऊपर एफर्ट्स ने अटैक कर दिया था तो मैंने स्प्रे किया इनके ऊपर नीम ऑयल का। नीम ऑयल यकीन मानिए बहुत ही अच्छा रिजल्ट देती है। इनके ऊपर भी हमला हुआ था जब ये छोटे थे, तो मैंने नीम ऑयल का स्प्रे किया और इनकी ग्रोथ आप देख सकते हैं कितने ग्रीन हैं। इसके ऊपर एक पौधे के ऊपर लीव माइनर ने अटैक किया, जो कि कीड़ा पत्तों के अंदर घुस जाता है और पत्तों का सारा रस चूसता रहता है, लाइंस बनने लगती हैं। इनके ऊपर भी नीम ऑयल का स्प्रे किया और अब नए पत्ते देखिए बिल्कुल हेल्दी हो गए हैं ये। और साथ में एलोवेरा।
वीडियो के अंदर आपने देखा था ये वाला पप बिल्कुल ही छोटा सा था और अब ये बड़ा हो गया है और अब ये एक और निकल रहा है और ये देखिए एक छोटा सा टाइनी सा एक और निकल रहा है, ये भी बड़ा हो गया और ये वाला भी बड़ा हो गया। तो देखा आपने किस तरह हमने इसको मिट्टी के साथ कवर किया, मिट्टी ऊपर वाली साइड पर चढ़ाई तो ज़्यादा से ज़्यादा ये पफ्स भी दे रहा है। इसी तरह आप भी करते जाइए और बहुत सारे पौधे बनाते जाइए। और ये रहे वो टमाटर के पौधे, बैंगन के पौधे, चेरी टमाटोज और शिमला मिर्च और हरी मिर्च के पौधे। कुछ अब बड़े हो गए हैं, शिफ्टिंग के काबिल हैं। ये देखिए कितने कितने बड़े हो गए हैं। इनके ऊपर भी हमला हुआ था कीड़ों का। सर्दी के दिन शुरू हो रहे हैं, लेकिन सर्दी के दिन शुरू होने से पहले काफ़ी हमले भी होते हैं कीड़ों के, जैसे कि एफर्स, काला तेला, हरा तेला, लीव माइनर, स्पाइडर माइट और मिलीबग। इन सभी का ट्रीटमेंट मैं कर रहा हूँ नीम ऑयल से। नीम का स्प्रे करता हूँ, मतलब नीम ऑयल का स्प्रे करता हूँ तो मुझे काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलता है। ये देखिए इनके ऊपर ये शिमला मिर्च के पौधे हैं, इनके ऊपर मेरी वीडियो बन रही है। एक को मैं लेकर चल रहा हूँ ऑर्गेनिकली और एक को लेकर चल रहा हूँ केमिकली। देखेंगे दोनों में क्या डिफरेंस रहता है। अब देखिए इसको फूल भी खिलना शुरू हो गए हैं, मतलब शिमला मिर्च लगना शुरू हो गई हैं। जब ये वीडियो कंप्लीट होगी तो आपको देखने में मिलेगी। और इसी तरह बैंगन के पौधे को भी लेकर चल रहा हूँ, एक को ऑर्गेनिकली और एक को केमिकली। और छोटे से जो गमलों के अंदर हमने लगाए हुए हैं, ये देखिए 3 इंच के गमले के अंदर शिमला मिर्च का पौधा और इसको भी अब देखिए बडिंग शुरू हो चुकी है। असल में मौसम के लिहाज से अगर चला जाए तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट पा सकते हैं हम, लेकिन हमारे जहन में होता है कि खादे देने से ही फ्रूट लगता है। लेकिन अगर राइट मौसम में सीडलिंग करें और राइट मौसम में ही पौधों को शिफ्ट किया जाए तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट पा सकते हैं आप फ्रूटिंग शुरू करवाने के लिए। सर्दी शुरू होने से पहले जितने भी सर्दी वाली वेजिटेबल्स है उसकी सीडलिंग कर ली जाए तो जल्दी ही फ्रूटिंग पर भी आ जाते हैं वो पौधे। और एक मिर्च ये भी है, ये थी परी। इस वैरायटी का नाम था परी। ये डोंट शूट मिर्चें लगती हैं। नर्सरी पर तो काफ़ी सारे पौधे अभी पड़े हुए हैं ये वाले मिर्चों से लदे हुए, मतलब काफ़ी सारी मिर्चें लगी हुई हैं। और एक पौधा मैंने अपने पास रख लिया था, इसकी हालत कुछ ठीक नहीं थी तो नीम ऑयल का स्प्रे करने की वजह से नए पत्ते अब निकल रहे हैं, जो वो हरे हरे से निकल रहे हैं। अच्छी ग्रोथ चल रही है अब तो। और ये हमारे एडीनियम के पौधे, इनको मैं बनाने वाला हूँ, मतलब एक डिश के अंदर कुछ पौधों को शिफ्ट करूँगा एज अ बोनसाई। छोटी सी ट्रे होगी जिसके अंदर हमने इस बार सीडलिंग की थी, 2 इंच गहराई थी उनकी, उनके अंदर मैं कुछ पौधों को शिफ्ट करूँगा, वीडियो बनाऊँगा इसके ऊपर। और अमरूद के ऊपर भी काफ़ी हमला हुआ था एफर्ट्स का, तो नीम ऑयल से ये ठीक हो गए। ये देखिए काला तेला इनके ऊपर काफ़ी अटैक हो चुका था। नीम ऑयल का स्प्रे किया मैंने 5 दिन के डिस्टेंस से। अगर आप रूटीन से इसके ऊपर स्प्रे करते रहेंगे तो ऑयल की एक लेयर सी बन जाएगी, जिसकी वजह से पौधे की ग्रोथ रुक भी सकती है और पत्ते भी बर्न हो सकते हैं। इसलिए थोड़ा यूज़ कीजिए। मैं तो अक्सर 1 लीटर के अंदर 3 चम्मच डालकर यूज़ करता हूँ जब बहुत ज़्यादा हमला हो कीड़ों का। और अगर नॉर्मली आपको लगे कि पौधे की हेल्थ ठीक जा रही है, इतना हमला नहीं है, तो 1 लीटर पानी के अंदर 1 टीस्पून नीम ऑयल का काफ़ी रहता है, हर 5 से 7 दिन के बाद या फिर 14 दिन के बाद। ये तो डिपेंड करता है कि आपके पौधे की हेल्थ कैसी चल रही है, कितने कीड़े अटैक कर रहे हैं। देसी गुलाब का पौधा आजकल स्ट्रेस में है क्योंकि नवंबर का महीना है, पतझड़ का मौसम है, इसलिए पौधे स्ट्रेस में रहते हैं। जैसे ही सर्दी बढ़ने लगेगी, ह्यूमिडिटी लेवल इंक्रीज होने लगेगा तो इसकी ग्रोथ भी अच्छे से बढ़ने लगेगी। ये देखिए एक बड ये लगा हुआ है और एक ये लगा हुआ है। इसको बडिंग होती ही रहती है, टाइम टू टाइम फूल खिलते ही रहते हैं, लेकिन नवंबर का महीना काफ़ी इनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है क्योंकि पतझड़ का मौसम इसी महीने में शुरू होना होता है, तो इसलिए पौधे थोड़े से परेशानी में रहते हैं। और एक ये देखिए जिसके ऊपर चारकोल का मैंने यूज़ किया, मतलब कि कोयले की राख बनाई थोड़ी सी और उसको पानी के अंदर भिगो कर रखा 24 घंटे के लिए। और उसके बाद में गमले के अंदर मैंने पानी डाला। इसके पत्तों का आप ज़रा साइज़ देखिए, बड़ा हो रहा है। और ये है विदाउट चारकोल, इसके पत्तों का साइज़ छोटा है और इसके पत्तों का साइज़ आप देखिए कितना बड़ा हो रहा है। ये है कोयले का रिज़ल्ट। लेकिन क्या ये हर पौधे के लिए काम करेगा या नहीं, ये मैं नहीं जानता, लेकिन एक्सपेरिमेंट करना मुझे अच्छा लगता है। हो सकता है हमें हर पौधे के अंदर अच्छा रिजल्ट मिल पाए, इसलिए मैं ट्राई करता ही रहता हूँ। और ये देखिए कितने सारे अभी भी फूल खिले हुए हैं इसके, बटरफ्लाई पी के। काफ़ी सारी जगह जगह पर मैंने इसके पौधे शिफ्ट किए हुए थे, जो कि एक यहाँ पर है, एक दूसरी छत पर था और एक इस बाल्टी के अंदर है। सभी को फूल लगे हुए हैं, सभी को बीज भी लगे हुए हैं। और मेरे पास एक पानी वाली बड़ी बोतल थी जिसको मैंने हाफ काट दिया। एक के अंदर मैंने शिफ्ट कर दिया ब्रोकन हार्ट, जिसको मॉन्स्टेरिया भी कहते हैं, ड्वार्फ मॉन्स्टेरिया ये, और हाफ के अंदर मैंने शिफ्ट कर दिया स्पाइडर प्लांट को। तो आप भी ऐसी बोतलें अगर आपके पास हों तो आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हर चीज़ को गार्डनिंग में यूज़ मत करें। जिस तरह सोडा बोतल, ये आपको दिख रही है बोतल, इसको काट कर हम पौधे लगा देते हैं, इनके ऊपर पेंट कर देते हैं। ऐसी चीज़ें सिर्फ पिक्चर की हद तक देखने में अच्छी लगती है, केयर करना उतना ही मुश्किल होता है इनका।
क्योंकि ये बोतल गहराई में ज़्यादा होती है और डायामीटर बहुत ही कम होता है, जिसकी वजह से पानी जल्दी खुश्क नहीं होता और मिट्टी और जड़ें अंदर गलने लगती हैं, जिस वजह से पौधों की ग्रोथ रुक जाती है। तो होपफुली प्लांट्स के बारे में आपको अपडेट तो मिल चुका होगा कि क्या चल रहा है फ़िलहाल के लिए मेरे गार्डन में। अभी तक मैंने कोई फ्यूचर प्लानिंग यहाँ पर नहीं की है कि यहाँ पर क्या क्या सेटिंग होनी चाहिए, वो टाइम टू टाइम होती ही रहेगी। और हाँ, एक चीज़ तो आपको दिखाना भूल गया, वही बोनसाई जो हमने गमले के अंदर शिफ्ट किया था। अब इसकी ग्रोथ भी नई आना शुरू हो चुकी है। ये देख सकते हैं, इसकी रूट्स देखिए कितनी ओल्ड दिख रही हैं और ऊपर से अब नई ग्रोथ भी इसकी शुरू हो चुकी है। नए नए पत्ते और नई शूट्स खिलना शुरू हो रही है। तो ये एक कंप्लीट बोनसाई ही बन जाएगा। ये देखिए, इस एरिया से भी नई शूटिंग शुरू हो चुकी है और जहाँ से हमने काटा था इसको, जिस तरह ये वाला एरिया यहाँ से कट किया था, तो यहाँ से देखिए एक नया पत्ता भी निकल रहा है। मतलब कि कटिंग करते रहेंगे और फ्यूचर में वहाँ से कितनी सारी ब्रांचेस भी निकलती रहेंगी। ये कटिंग का फ़ायदा होता है और प्रूनिंग करने का फ़ायदा। और जो एक पौधा था वो ये रहा, इसकी ग्रोथ भी अब शुरू हो चुकी है। नया पत्ता, नए पत्ते अब खिल रहे हैं। इनको मैंने अभी शेडी एरिया में ही रखा हुआ है। अब चाहें तो इनको धूप में भी रख सकते हैं क्योंकि इनकी रूट्स सेटल हो चुकी होंगी इस गमले के अंदर। अब मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज़, गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।